गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं? झक्कास, बढ़िया। तो लेकर हम आए हैं आपके लिए आज कुछ एकदम स्पेशल नया झकास, जो कि आज आपको सिखाएगा 9 क्लास के बच्चों के लिए। आज के वीडियोस है, आज का लाइव सेशन है, बहुत VVI इम्पोर्टेंट वीडियोस है, क्योंकि यहाँ से आपको अ, यहाँ से आपको केमिस्ट्री का हर एक चीज़ आपको मिलेगा। एक एक चीज़ जो आपको 10th लेवल में आपको बेनिफिट मिलेगा। अब भी पढ़ लोगे तो 10th में आपको दिक्कत नहीं होगा किसी भी केमिस्ट्री को समझने में, किसी भी केमिस्ट्री के थीम्स को समझने में, राइट। यानी कहने का मतलब ये वीडियो जो है आपके लिए ही बना है और आपको बहुत ही बेनिफिट देगा। तो जल्दी से कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, क्योंकि अब आपको एक एक कॉन्सेप्ट मिलने वाला है और सीखने वाले हो, राइट। तो कहने का मतलब हुआ कि फॉर एग्जांपल आज जो कॉन्सेप्ट है, जो कि आज चैप्टर में स्टार्ट करने जा रहा हूँ आपके लिए, वो चैप्टर का नाम है आपको अणु एवं परमाणु। अणु, आयन एवं परमाणु। जैसे चैप्टर का नाम है आपका अणु, परमाणु एवं आयन। आयन, अणु, परमाणु एवं आयन, राइट। यानी कहने का मतलब हुआ अणु, परमाणु एवं आयन। अब कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि ये बिल्कुल हिंदी में आपको मिलेगा। एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगा, बस पेशेंस बनाए रखो, धैर्य रखो और सीखो। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वीडियो को लास्ट तक देखो, तभी कुछ समझ में आएगा। 2 मिनट 1 सेकंड देखने से कोई किसी भी चीज़ को परखा नहीं जा सकता है, याद रखिएगा, राइट। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम सीखते हैं कि सब्सटेंस क्या है, राइट। पदार्थ। पदार्थ के बारे में कॉन्सेप्ट आता है। अगर पदार्थ के बारे में जाने तो ही हम किसी चीज़ के बारे में समझ सकते हैं कि क्या होता है अणु। सबसे पहले तो पदार्थ क्या होता है, तब जानते हैं। किसी भी पदार्थ पदार्थ उसे कहते हैं जिसमें कुछ भार हो, जिसमें कुछ आयतन हो। यानी कहने का मतलब है कोई भी वस्तु जिसमें भार हो। भार समझते हैं ना, मास, भार यानी मास। उसमें मास होना चाहिए यानी भार होना चाहिए। उसमें कुछ आयतन होना चाहिए, आयतन यानी वॉल्यूम होना चाहिए। कुछ वॉल्यूम होना चाहिए, डेट मीन्स वो जगह छेके, तभी से पदार्थ कह सकते हैं, राइट। पदार्थ को अगर पुरानी क्लासिफिकेशन के अनुसार डिवाइड किया जाए तो कितने वर्गों में बांट सकते हैं? 2। सर ये बेसिक है, ये एडवांस वीडियो नहीं है, याद रखिएगा। वो उन बच्चों के लिए जिन्हें बेसिक नहीं आता है। अगर एडवांस पढ़ना है तो ठीक है, इसके बाद वाले वीडियोस आपको एडवांस मिलेंगे, राइट। तो बस आपको सीखना है। तो पदार्थ को डिवाइड किया जाए तो कई वर्गों में बांटा जा सकता है। फर्स्ट लेसन के अनुसार, जिस इस भारतीय वन के बुक के अनुसार फर्स्ट लेसन में आपको मिलेगा। पदार्थ को 2 वर्गीकरण है। एक आपको रासायनिक रासायनिक वर्गीकरण, एक होता है भौतिक वर्गीकरण। वर्गीकरण वर्गीकरण रासायनिक वर्गीकरण में भी 3 तरह के पदार्थ होते हैं। 3 पदार्थ बताएंगे। एक होता है ठोस, सॉरी, तत्व, यौगिक एवं मिश्रण होता है। और भौतिक वर्गीकरण में आपको होता है ठोस, द्रव एवं गैस। ये हुआ आपका फिजिकल क्लासिफिकेशन, राइट। तो कहने का मतलब हुआ कि रासायनिक वर्गीकरण में तत्व होता है। तत्व को भी डिवाइड किया जा सकता है। धातु, आधातु और इसे उपधातु के नाम से जाना जाता है, धातु के नाम से, राइट। यौगिक तो आप कार्बनिक या अकार्बनिक में और मिश्रण को समांग एवं विषमांग में डिवाइड कर सकते हैं। अगर इसे चाहें तो आप कार्बनिक में लिख सकते हैं, कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक अकार्बनिक यौगिक, और इसे आप चाहें तो लिख सकते हैं इस तरीके से, समांग, विषमांग, विषमांग मिश्रण।
तो कहने का मीन से हुआ कि आप आसानी से किसी भी चीज़ को क्लासीफाई कर सकते हैं। सर ये जो क्लासिफिकेशन है ना, पदार्थ को रासायनिक वर्गीकरण, रासायनिक में तत्व, यौगिक और मिश्रण, भौतिक में आपको ठोस, द्रव और गैस। तो तत्व को धातु, अधातु, उपधातु में कार्बनिक और कार्बनिक में सवांग और विसवांग में डिफाइन किया गया। तो ये सब सर फर्स्ट चैप्टर के अंतर्गत ही पढ़ने हैं, तो सर ये फर्स्ट चैप्टर का वीडियो नहीं है। फर्स्ट चैप्टर में इस समय डीपली पर चर्चा करेंगे। हालांकि ये आपका थर्ड चैप्टर है, एक्सरसाइज में थर्ड से बता रहा हूँ। अगर आपको फोर्थ चैप्टर नहीं आया है तो आप फर्स्ट चैप्टर समझ सकते हैं, बट मेरा मेन टॉपिक आपको डिस्कस करना थर्ड चैप्टर पर, यानी अणु पर, परमाणु पर और आयंस पर। ये तीनों कॉन्सेप्ट को समझिएगा, राइट। तो ये जो कॉन्सेप्ट मिलेगा, यानी कि पदार्थ, रासायनिक वर्गीकरण, तत्व, धातु, इस तरह के इस लाइन में आपको इसका कॉन्सेप्ट नजर आएगा। ओके, तो डेट मीन्स इसे हम हटा देते हैं और सीखते हैं कि वाकई में अणु क्या होता है। अणु पदार्थ के छोटे से कण को हम अणु कहते हैं, अणु। और अणु के छोटे कण को परमाणु कहा जाता है, परमाणु। परमाणु को भी 3 वर्गों में बांटा गया है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स में डिफाइन कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी हम इस कॉन्सेप्ट को नहीं सीखेंगे। फिलहाल हम जानते हैं, आपने सीखा हुआ है कि पदार्थ को अणु, अणु के छोटे कण को परमाणु और परमाणु के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में डिवाइड किया जा चुका है। बट हम चलते हैं इस कॉन्सेप्ट को 17वीं 18वीं शताब्दी में। उस शताब्दी में हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट था कि अलग अलग वैज्ञानिक, जैसे कि यूरोप में, एशिया में, इंडिया में, यानी अलग अलग देश में अलग अलग वैज्ञानिक थे जिन्होंने रिसर्च रखा था। जैसे कि यहाँ के वैज्ञानिक कहा जाता है कि इंडिया की अगर बात की जाए तो इंडिया में भी रिसर्च हुआ था पदार्थ पर। महर्षि कनाद का नाम आता है, महर्षि कनाद ने उन्होंने कहा था संस्कृत में कि पदार्थ के छोटे कण को परमाणुस कहा जाता है, परमाणुस कहा जाता है, यानी इस हिसाब से परमाणुस होगा। परमाणुस का मतलब होता है अविभाज्य, यानी कहने का मतलब है कि ये इंडिया में भी कॉन्सेप्ट था बट संस्कृत में था, इसलिए बहुत सारी चीज़ जो कि आपको पता नहीं चली, हम लोग को आइडिया नहीं मिला कि क्या होता है परमाणुस। तो देखिएगा, अब ये तो परमाणुस डिफाइन कर दिया गया है जो कि महर्षि कनद ने किया था, लेकिन इनका कॉन्सेप्ट छापा नहीं है, तो पब्लिश नहीं हुआ तो कोई जाना नहीं। अब हम बातें करते हैं कि अणु, परमाणु एवं आयंस, राइट। अणु, परमाणु एवं आयंस का कॉन्सेप्ट किसने दिया? तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट में आता है जॉन डॉल्टन का नाम, राइट। तो उससे पहले भी हमारे पास बहुत सारे कॉन्सेप्ट है जो कि सीखने हैं, तो फिलहाल इसे हम हटा देते हैं और सीखते हैं कि क्या हमारे पास इस चैप्टर को मिलेगा पढ़ने के लिए, राइट। सबसे पहले तो 17वीं सेंचुरी तक बहुत सारे वैज्ञानिक का नाम आया जिसमें आपको पदार्थ की विभाज्यता का कॉन्सेप्ट दिए, जिसमें लवाजे का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, लवाजे, जॉन डॉल्टन और प्राउस्ट। ये जो वैज्ञानिक थे लवाजे, डॉल्टन और प्राउस्ट, इन तीनों का नाम बहुत काफ़ी चर्चित में रहा है 17वीं सेंचुरी में। उन्होंने पदार्थ के बारे में, अणु, परमाणु के बारे में बहुत गहन कॉन्सेप्ट दिए हैं सबसे पहले, राइट। तो सीखते हैं कि उन्होंने क्या दिया। सबसे पहले तो आप ये सीख चुके हैं पदार्थ को के छोटे कण को परमाणु कहा जाता है, किन्होंने? महर्षि कनाद ने दिया था, संस्कृत में डिफाइन किए थे। अब हम अलग अलग वैज्ञानिक के बारे में कॉन्सेप्ट सीखते हैं कि अलग अलग वैज्ञानिक का थ्योरी क्या था, उन्होंने पदार्थ के बारे में क्या बताया था, पदार्थ के बारे में उनका क्या कॉन्सेप्ट था और क्या कहना था, राइट, यानी सब्सटेंस के बारे में। तो सबसे पहले तो हम सीखते हैं इन सभी के कॉन्सेप्ट को हम एक नियम से सीखेंगे, उसको कहते हैं रासायनिक लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बाइनेशन, रासायनिक संयोग के नियम। तो इसमें 2 नियम हैं। फिलहाल 9th बेसिक में सर आपको 2 ही नियम मिलेंगे, 9th बेसिक में आपको 2 नियम मिलेंगे। एक पदार्थ की
पदार्थ की अनस्वरता का नियम और दूसरा मिलेगा पदार्थ की लॉ कांस्टेंट कंपोजिशन होता है। पदार्थ की अनस्वरता का नियम एक पदार्थ के निश्चित अनुपात का नियम होता है। हिंदी थोड़ा कठिन हो जाता है। निश्चित अनुपात का नियम, राइट। अच्छा, इसे जो बोलते हैं आप भी सीखे होंगे, लॉ ऑफ केमिकल कंजर्वेशन, और इसे कहते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ध्यान से देखो, अगर ऐसा कॉन्सेप्ट को अगर देख लोगे तो एक बार में याद हो जाएगा। बस सिर्फ इसको समझने का कॉन्सेप्ट है। पदार्थ के अनस्वरता का नियम क्या कहता है? लॉ ऑफ केमिकल कंजर्वेशन। पहले तो ये समझते कि इस नियम को दिया किसने और ये कहाँ से आया इस नियम, ठीक है, और ये क्या कहता है नियम। व्हाट इज एक्सप्लेन अबाउट द लॉ ऑफ केमिकल कंजर्वेशन, क्या एक्सप्लेन करना चाहता है। तो इन सारे नियमों को पढ़ेंगे तभी हम केमिस्ट्री सीख सकते हैं। तो बाकी कॉन्सेप्ट को हम डिलीट कर देते हैं और देखते हैं कि क्या हमारे पास है पदार्थ के अनुसार। इस नियम के अनुसार कहा गया है, इस नियम का प्रतिपादन हुआ था 1774 में। 1774 में, शायद डेट फिक्स है ये, 1774 से पदार्थ के अनस्वरता का नियम का कॉन्सेप्ट दिया गया था, समझिएगा, है ना। और ये दिया गया था लाभाजे के द्वारा। किसके द्वारा? लाभाजे, ये वैज्ञानिक थे, इन्होंने दिया था लाभाजे के द्वारा। एक कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, इनके नियम के अनुसार कहा जाता है कि कोई भी पदार्थ में जब दो तरह का अभिक्रिया होता है, एक भौतिक एक रासायनिक। सबसे पहले तो देखिएगा कि पदार्थ जब मिलता है यानी रिएक्शन करता है तो दो तरीके से रिएक्शन होता है। तो वापस अगर डीपली समझे तो समझिएगा कि पदार्थ को, जैसे कोई भी पदार्थ होता है, पदार्थ जो होता है दो नियमों के द्वारा वो चेंज हो सकता है। एक भौतिक नियमों के द्वारा और एक रासायनिक नियमों के द्वारा, राइट। तो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, एक परिवर्तन को ही हम अभिक्रिया से डिनोट कर सकते हैं, भौतिक परिवर्तन और एक रासायनिक परिवर्तन, दो कॉन्सेप्ट है। तो इस कॉन्सेप्ट में पदार्थ चेंज होते हैं, इसमें नहीं होते। जानते हैं भौतिक परिवर्तन क्या होता है, उसको उतना डीपली नहीं जाएगा क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाएगा। तो भौतिक परिवर्तन या रासायनिक परिवर्तन, किसी भी तरह का परिवर्तन हो, बदलाव हो, तो उसमें रिएक्शन में भाग लेने वाले पदार्थ और बनने वाले पदार्थों का जो मास होता है वो बराबर होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसको इक्वेशंस वाइज डिफाइन करें तो कैसे आप समझोगे कि मान लेते हैं कि कोई दो पदार्थ है, एक पदार्थ ए है, एक पदार्थ बी है, और इससे सी और डी बना, राइट। एक पदार्थ ए, बी, सी और डी बना। तो इन दोनों पदार्थ को कहा जाता है अभिकारक, और इन दोनों को कहा जाता है प्रतिफल कहा जाता है। डेट मीन्स ये दोनों पार्टिसिपेट कर रहा है तो अभिकारक हुआ, दोनों बन रहा है तो प्रतिफल हुआ, राइट। अब कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट है, इस पहले लिख लेते हैं, पदार्थ की अनस्वरता का नियम, अनस्वरता का नियम देखते हैं। तो ये नियम क्या कहता है? मैंने बोला कि नियम में क्या होता है कि जब दो पदार्थ रासायनिक संयोग हो रहे हों तो उनसे जो पदार्थ बनता है इसको प्रतिफल कहा जाता है। भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहा जाता है। अगर इन दोनों के द्रव्यमान को जोड़ा जाए तो इन दोनों के द्रव्यमान के बराबर होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक का 5 ग्राम हो और बी का 10 ग्राम हो और इधर तो सी का होगा आपको मान लीजिए 8 ग्राम, तो जरूरी है कि ये आपको 10 और 5 15 होगा, तो इधर 8 है तो इधर आपको 8 7 15 लेना पड़ेगा, नहीं 7 ग्राम होगा। तो डेट मीन्स कहने का मतलब ये हुआ कि इधर आप जोड़ो तो 5 ग्राम प्लस में आपको 10 ग्राम तो होगा 15 ग्राम, किसका? यानी अभिकारक का। और प्रतिफल को जोड़ोगे 8 ग्राम प्लस 7 ग्राम तो 8 7 15 ग्राम होगा। तो इस कंडीशन में दोनों बराबर है, हमारा प्रतिफल का द्रव्यमान और
अभिकारक का द्रव्यमान दोनों बराबर है, तो इसे कहते हैं हम रासायनिक संयोग अनस्वरता का नियम। इसमें आप पदार्थ का क्षय नहीं होता है, पदार्थ का द्रव्यमान कांस्टेंट रह जाता है। इनको दिए थे लंबाजी 1774 में पदार्थ की अनस्वरता का नियम को प्रतिपादन किया था। अब हम सीखते हैं जल्दी से दूसरे नियम की ओर चलते हैं और दूसरा नियम भी सीख लेते हैं जल्दी से। तो दूसरा नियम क्या कहता है, निश्चित अनुपात का नियम। निश्चित अनुपात का नियम, अनुपात का नियम क्या होता है वो हम नियम पर चर्चा कर लेते हैं। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन देखते हैं। इस नियम का प्रतिपादन प्रोस्ट ने किया था, प्रोस्ट ने किया था। प्रोस्ट ने 1789 का कॉन्सेप्ट है, प्रोस्ट का दिया हुआ है। 1789 में कॉन्सेप्ट दिया गया था प्रोस्ट के द्वारा। किनके द्वारा? प्रोस्ट के द्वारा दिया गया था। इस नियम का क्या है डेफिनेशंस और ये नियम क्या शो करता है, क्या आपको बताता है, वो सीखिएगा। तो निश्चित अनुपात के नियम के अनुसार कहा जाता है कि किसी भी आप यदि किसी भी पदार्थ के अगर कंपोजिशन की बात की जाए, संरचना की बात की जाए भार के हिसाब से, तो हमेशा एक निश्चित अनुपात में होते हैं। यानी कि भार, यानी डेट मीन्स कहने का मतलब कि उस समय तक हमारे पास भार का कॉन्सेप्ट था, हम सीख सकते थे भार। फॉर एग्जांपल लेते हैं, यानी कि कहने का मतलब है कि हम H2 का ही एग्जांपल लेते हैं। तो फिलहाल अभी के कॉन्सेप्ट से अगर निकालें तो 1 AMU होता है हाइड्रोजन के मास ऑफ हाइड्रोजन, और आपको तो 2 है हाइड्रोजन तो इसको 2 से गुना कर देंगे, और प्लस ऑक्सीजन को होता है जो 16 AMU होता है, या यू भी बोला जाता है, AU भी बोला जाता है। ऑक्सीजन का 16 होता है, राइट। कहने का मतलब ये ऑक्सीजन का पार्ट है और ये आपको हाइड्रोजन का पार्ट है। तो इस हिसाब से 2 AMU होना चाहिए और प्लस में 16 AMU होना चाहिए। ये तो क्रिएट है। तो टोटल मास जो हमारा आता है 16 2 18 AMU आना चाहिए, या 18 AU भी बोला जाता है, या 18 डाल्टन भी बोला जाता है, DA। तो अलग अलग कॉन्सेप्ट है, तो उसको आप डिफाइन करना है। अब इन दोनों के रेशियो को हम डिफाइन करते हैं और देखते हैं। अगर अलग अलग दोनों को रेशियो निकाला जाए तो क्या आएगा, हमारे पास आएगा 2U और इसका आएगा कितना, तो आपको 16U आएगा। डैट मीन्स कि अगर इसको रेशियो में डिवाइड किया जाए तो आपका 1:9 का हिसाब से आएगा। तो अगर कुल रेशियो की बात की जाए, कुल अनुपात की बात की जाए, तो हमारे पास 1 + 9 बराबर 10 अनुपात होगा। तो 10 अनुपात में 1 भाग होगा आपको हाइड्रोजन, तो 2 भाग होगा आपको, 9 भाग होगा आपको ऑक्सीजन। यानी कहने का मतलब टोटल अगर 10 हो, पहले समझना पड़ेगा कि ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया। तो ये कॉन्सेप्ट आपको ठीक 2 क्लासेस आगे सीखनी है। कैसे भार निकाला जाता है बस अगले वीडियोस में आपको मिल जाएंगे। फिलहाल इतना याद रखिएगा, हाइड्रोजन का आपको 1 ही में होता है, तो 2 से गुना करोगे तो 2 हो जाएगा, और 16 का 16 होता है, राइट। क्लियर है, ऑक्सीजन का 16 होता है। तो इस हिसाब से आप जोड़ के भी 18 में ला सकते हैं या ला सकते हैं। बट अगर अलग अलग पार्शियल निकालना, क्योंकि हमें रेशियो निकालना, 2U इसका होगा, 18U इसका होगा, तो एक अनुपात आता है, कुल अनुपात को 10 जोड़ के हम एक कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। अब ये वाला जो जल है वो कहीं से लाओ, नलकूप से लाओ, चाहे आप झरने से लाओ, चाहे आप श्रीनगर से ले आओ, लेकिन कहने का मतलब है कि इसका जो रेशियो होगा 1:9 में ही होगा, कोई चेंज नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल CO2 का अगर एग्जांपल लेते हैं तो कार्बन के पास हमारे पास कितना है, तो 12 AU और AMU या AU भी लिख सकते हैं, और ऑक्सीजन का 16 दूनी 32 ही हो जाएगा। तो अगर इसको रेशियो में डिफाइन किया जाए, क्योंकि एक ऑक्सीजन का तो 16 होता है, तो 16 दूनी का 32 हो जाएगा। तो इसको अगर डिफाइन किया जाए तो 6 होगा और ये 16 होगा और ये 3 होगा या 8 होगा। तो आपको कहीं से भी आप ऑक्सीजन लाइए, चाहे आप कैल्शियम कार्बोनेट से जो ऑक्सीजन बनता है वो कार्बन डाइऑक्साइड भी 2 तरह के होते हैं। एक हम कार्बन डाइऑक्साइड CO2 वाला ले सकते हैं, तो CO2 वाला हुआ। एक CaCO3 वाला भी कैल्शियम कार्बोनेट CaO बनता है प्लस CO2 बनता है। तो इन दोनों कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड का जो वैल्यू होगा वो 3.8 होगा। ये तो क्लियर हो गया फंडामेंटल। तो आपने अभी तक में 2 तरह के कॉन्सेप्ट सीखा, एक तो निश्चित अनुपात का नियम सीखा और एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सीखा। अब जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं और एक जल्दी से और कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, उसके बाद हम
क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है और आप लोग बोर हो जाते हो, इसलिए हम जल्दी से ख़त्म करना चाहते हैं नॉलेज को। क्लियर? तो सबसे पहले हम सीख लेते हैं, चलिए कॉन्सेप्ट नंबर 3, डॉल्टन डॉल्टन का परमाणु सिद्धांत के बारे में जानते हैं कि सिद्धांत या मान्यताएं, सिद्धांत एवं मान्यताएं, मान्यताएं जो भी हो, मान्यताएं इंग्लिश में कहा जाए तो पोस्टुलेट ऑफ डॉल्टन्स लॉ हो सकता है, पोस्टुलेट ऑफ डॉल्टन्स लॉ हो सकता है। डॉल्टन के नियम के पोस्टुलेट क्या है, तो समझने का कि पोस्टुलेट क्या होता है और डॉल्टन्स के नियम क्या होते हैं। अब बहुत सारे अजम्पशन हैं, थ्योरीज हैं जो कि डॉल्टन ने दिए थे, और क्या इनके सिद्धांत की मान्यता है वो हम देखते हैं ये वाले कॉन्सेप्ट में। थोड़ा हिंदी का ध्यान दीजिएगा, कहीं भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बताना कि सर जल्दी जल्दी बढ़िया से सिखाई हिंदी। हमें हिंदी तो खैर उतना बढ़िया से नहीं आता, बट आप कोऑपरेट करो, हम आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट हिंदी में आपको देने का कोशिश आपको कर रहे हैं। डॉल्टन है, समझिएगा। तो डॉल्टन के परमाणु सिद्धांत की मान्यता क्या है, सबसे पहले तो कितने सारे डॉल्टन के परमाणु सिद्धांत दिए थे वो हम सीखते हैं सबसे पहले इस वीडियोस के थ्रू। तो सबसे पहले डॉल्टन ने बहुत सारे सिद्धांत दिए थे। डॉल्टन को कहा जाता है केमिस्ट्री का जन्मदाता, क्योंकि उन्होंने अगर कॉन्सेप्ट नहीं दिया होता तो आज इतने बड़े बड़े केमिस्ट्री में रिएक्शन ना हुए होते, बहुत सारे कॉन्सेप्ट नहीं मिले होते, नहीं खोज हो पाते। क्योंकि उन्होंने ही कहा था कि पदार्थ, सबसे पहले डॉल्टन का कहना था कि पदार्थ जो कि सबसे छोटे कणों से मिलकर बना है, उस छोटे कण को हम परमाणु कहते हैं। उन्होंने सबसे पहले परमाणु को डिफाइन किया था, यानी परमाणु को सबसे पहले उन्होंने डिफाइन किया था। अगर दूसरी कंट्री की बात करें तो यूरोपियन कंट्री में, लेकिन अपनी कंट्री में कनाड भी थे वैज्ञानिक जिन्होंने भी बात को संस्कृत में डिफाइन किया था। परमाणु है जो पदार्थ का सबसे छोटा कण है, पोस्टुलेट नंबर 1 कि सबसे स्मॉलेस्ट कण को परमाणु कहा जाता है। याद रखिएगा, परमाणु के बाद तोड़ा नहीं जा सकता, डॉल्टन का कहना था। उसके बाद ये तो पहला हुआ। कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या था कि उनका कहना था, कॉन्सेप्ट पोस्टुलेट नंबर 2 याद रखिएगा, पहला था कि कोई भी पदार्थ का सबसे छोटा कण को परमाणु कहते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट नंबर 2 था कि किसी भी अवस्था में परमाणु जब संयोग करता है तो उसके भार नहीं बदलते हैं, यानी उनको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है, यानी कि तोड़ा नहीं जा सकता है। हमेशा आप चेंज कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, बट तोड़ नहीं सकते हैं डॉल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार। ये तो पोस्टुलेट नंबर 2 हुआ। पोस्टुलेट नंबर 3 पर बात करते हैं, एक एक बात को हम डीपली समझाएंगे, याद रखिएगा। पोस्टुलेट नंबर 3 का क्या कहना था कि एक ही प्रकार के जो अणु होते हैं, कि किसी तत्व के अणु है, मतलब माना जाए कि हाइड्रोजन एक तत्व है, उसका अणु H2 है, यानी परमाणु H2 है, सॉरी अणु H2 है। अणु पर हम परमाणु की बात कर रहे हैं, सॉरी फॉर डेट, अणु में आ जाते हैं बार बार। तो अगर परमाणु की बात की जाए तो सारे किसी तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं, उनके भार भी और आयतन भी, एवरीथिंग समान होता है, अलग अलग नहीं हो सकता है। ये डॉल्टन का कहना था, याद रखिएगा। उनका कहना था कि मान लिया जाए कि आप अगर क्लोरीन ले रहे हो तो क्लोरीन का Cl जो है या हाइड्रोजन का जो H है, H है, वो हमेशा आपको बराबर ही होगा, इसका भार हमेशा बराबर होता है, कभी चेंज नहीं हो सकता। एटॉमिक वेट या एटॉमिक नंबर कभी चेंज नहीं हो सकता। ये डॉल्टन के सिद्धांत के अनुसार डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में अब आगे का कॉन्सेप्ट क्या है कि एक ही प्रकार के परमाणु जो है अलग अलग तरह के कंपाउंड का निर्माण कर सकते हैं, ये डॉल्टन के पोस्टुलेट में ही आता है। और भी कॉन्सेप्ट है कि जो पदार्थ के जो परमाणु होते हैं वो रेशियो में होते हैं, वो 1:1 में हो सकते हैं, 1:2 में हो सकते हैं, 1:3 में हो सकते हैं, अलग अलग रेशियो में हो सकते हैं। तो इस तरीके के लोड्स ऑफ कॉन्सेप्ट हैं जो कि डॉल्टन ने दिए थे। इन्हीं कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया गया, इन्हीं कॉन्सेप्ट के माध्यम से केमिस्ट्री को डिफाइन किया गया, राइट। तो हमने क्या सीखा इस वीडियो में, लास्ट में चलते चलते रिव्यू कर लेते हैं कि हमने सीखा कि इस चैप्टर में सबसे पहले तो केमिकल कॉम्बिनेशन के नियम कितने हैं, मैंने 2 नियम पर बात किया, डॉल्टन का कॉन्सेप्ट मैंने दिया। अब ठीक अगले वीडियोज में आपको इससे भी धांसू कॉन्सेप्ट मिलने वाला है कि अणु क्या होता है, परमाणु क्या होता है। ओके, तो जल्दी से आप इस वीडियोस के साथ जुड़ जाएं, अपने आप को जोड़ लें क्लास के साथ, और प्रतिदिन हमसे मिलिए, क्योंकि प्रतिदिन आपको नए नए अप टू डेट मिलते रहेंगे। अगर आपको कुछ अलग सीखना है तो
लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू एंड धन्यवाद। ओके ओके, अपने दोस्तों को भी बताइए।